नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज जिस वक्त बाबा रामदेव कोरोना की दवाई लॉन्च कर रहे थे उसी वक्त हमारा ये छोटा सा परिवार 1000 लोगों का हो गया था। मैं मानता हूँ ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये वो नंबर है जो मेरे लिए हमेशा सबसे ज़्यादा मायने रखेगा और इसका सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों का इतना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ये साथ बनाए रखिएगा, हमारा परिवार बड़ा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो इस सारे मसले पे मेरा ओपिनियन सुन लीजिए। आयुर्वेदा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर हो सकता है, बशर्ते उसको ढंग से अप्लाई किया जाए। दूसरा, बाबा रामदेव ने कहा कि इस पे कंट्रोल्ड क्लिनिकल रिसर्च हुई है, टेस्ट हुए हैं, परमिशन ली है हमने रेस्पॉन्सिबल बॉडीज से, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा सब कुछ हुआ है, तरीके से हुआ है और फिर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसकी प्रशंसा होनी ज़रूरी है। और मैं इस बात को कहीं ना कहीं जायज़ मानता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी से कामयाबी पाने में अगर सफलता पाई है तो उसका इनाम भी ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये कहना भी है कि सवाल करना हमेशा जायज़ है, सवाल हमें हमेशा करने चाहिए और इस पे भी मेरे कुछ सवाल हैं, वो भी सुनते जाइए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो इसमें पार्टनर है निम्स यूनिवर्सिटी, वो क्या है। उसके जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का केस में वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी की पब्लिक ओपिनियन में बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है। पहली चीज़ से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है इस केस पे, लेकिन पब्लिक रेपुटेशन ना होना, यूनिवर्सिटी का बहुत क्रेडिबल ना होना, रिसर्च पे भी सवाल उठाता है। लेकिन इसको मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑन डॉक्यूमेंट इसके प्रूफ्स मेरे पास नहीं है। तो एक ओपिनियन को, चाहे वो मेरा हो चाहे पब्लिक हो, उसको एज ए प्रूफ हम नहीं पेश कर सकते। तो इस केस में एक तरफ तो बाबा ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल्ड क्लिनिकल रिसर्च की है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ बाबा ये कहते हैं कि कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे कि कैसे हिमालय में रहने वाले कुछ सन्यासियों ने ये सब कर दिखाया, भगवा पहनने वालों ने ये सब कर दिखाया। तो मैं बाबा से ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि आप आजकल कितना हिमालय में रहते हैं ये सब जानते हैं। दूसरा, अगर आपने कुछ किया है तो उसको पॉजिटिवली स्प्रेड कीजिए। एलोपैथी और आयुर्वेदा अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आम जनता के काम आ सके, लेकिन अगर आप इसे लड़ाई बनाएंगे तो आम आदमी को इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देख ली होगी, उसमें से जो सवाल निकले हैं वो ये, पहला ये कि 4-5 दिन बाद डेटा रिलीज होगा, लेकिन मेडिसिन जो हमारा जो किट है वो हम आज ही रिलीज कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण थी कि डेटा पहले रिलीज नहीं किया गया, और ऐसी क्या वजह थी कि ये 4-5 दिन और नहीं रुक सके? क्या ये दवाई को 4-5 दिन डिले करके रिलीज नहीं कर सकते थे? दूसरा, इसमें एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नज़र आती है जब वो कहते हैं कि हम डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे। सारा सिस्टम आप अपना खुद का बना रहे हैं, क्यों ये चीज़ पहले सरकार को देने की कोशिश नहीं की गई? क्यों सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसकी सप्लाई देने की बात नहीं की गई? आप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा सिस्टम अपना बना रहे हैं, इतना सारा पैसा लगेगा, इतनी सारी मैन पावर लगेगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी तब जब आपका दावा है कि कोई कंपटीटर नहीं है, ये कारनामा सिर्फ आपने किया है। तो अगर आप होम डिलीवरी देंगे तो इसमें लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई लेना शुरू कर देंगे। क्या ये सही रहेगा? क्योंकि ऐसी बीमारियों में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें कोई भी दवा नहीं लेनी है। तो ये मान लेते हैं कि इस दवा से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई आदमी ये सोच के दवा लेता रहा कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा और वो ठीक नहीं हुआ और वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे भी, क्योंकि आप इसको 100% रिकवरी की गारंटी के साथ बात कर रहे हैं, जो आज तक किसी आयुर्वेदिक दवा ने या किसी एलोपैथी की दवा ने दावा शायद नहीं किया है। अगला, ये मार्केटिंग गेम इसलिए लगता है कि जो किट है उसमें 30 दिन तक इस्तेमाल करने लायक दवाई ये बता रहे हैं, जबकि इनका दावा ये है कि 7 दिन में 100% रिजल्ट के साथ पेशेंट ठीक हो जाता है। तो बाबा ये बताइए कि आप वो एक्स्ट्रा 23 दिन का माल क्यों लपेट रहे हैं? तीसरा, ये कि जिन लोगों की कंडीशन बहुत बुरी नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो पहले भी खुद से ठीक होते रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इस दवाई को लेते रहें और ये सोचते रहें कि हम इससे ठीक हुए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि वो इससे ठीक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आयुर्वेद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए इस बात को मान लेते हैं, लेकिन ये सवाल फिर वहीं खड़ा रहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो सीरियस कंडीशन में है, क्या उन पे ये काम करेगा? और इन चीज़ों का पता करना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल का डेटा अभी दिया नहीं गया है, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। अगला पॉइंट ये आता है कि रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है, तो कहाँ पब्लिश हुआ है ये मुझे नहीं मिला है, शायद आप लोगों को मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जब डेटा ही नहीं दिया है तो पेपर कैसे पब्लिश हुआ, और अगर बिना डेटा के पेपर है तो वो पेपर कैसा होगा, ये अंदाजा आप लगाइए। कोई भी मेडिसिन बनाने के बाद, ड्रग्स बनाने के बाद पीयर रिव्यूड जर्नल में इसको पब्लिश करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है
और ऐसा अगर होता है तो यकीन मानिए बाबा को नोबेल प्राइज़ दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं न्यूज़ एजेंसीज की। ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसियां बाबा का गुण गाने में लग गई हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हमें अच्छी चीज़ों का प्रचार करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये लोग ये भूल जाते हैं कि एक जर्नलिस्ट की, एक समाचार एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही सवाल करे और उनके सही जवाब दर्शकों तक पहुँचाए। लेकिन सवाल इस केस में पूरी तरह से नदारद हैं। जिन लोगों ने सवाल किए उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो सबसे सही मेरे को लगा वो न्यूज़ लॉन्ड्री का आर्टिकल था, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसकी कुछ बातें मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें आचार्य बालकृष्ण की स्टेटमेंट का एनालिसिस है और कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों पे टेस्ट किया गया उनका पहले से कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, वो सिर्फ सस्पेक्ट थे। और सस्पेक्ट और कंफर्म केस में फ़र्क होता है, और अगर इनके सारे सब्जेक्ट सिर्फ सस्पेक्ट ही थे तो इस ट्रायल का कहीं कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें जो मेरठ के हॉस्पिटल स्टाफ को ठीक करने की बात की गई है, अब उस दावे की सच्चाई सुनिए। ये न्यूज़ लॉन्ड्री में लिखा है कि वहाँ के सीएमओ राजकुमार जी को इंडिया टुडे में छपे आचार्य बालकृष्ण के दावे को पढ़कर सुनाया। इस पर उनका जवाब क्या था वो सुनिए। उनका जवाब था, यह दावा गलत है, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर पॉजिटिव आया नहीं है। आनंद में लगभग 2 महीना पहले एक मरीज पॉजिटिव आया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों को क्वारंटीन किया गया। 14 दिनों बाद सब काम पर लौट आए। हमने उन्हें पतंजलि का कुछ भी खाने के लिए बोला नहीं था। वो खुद खा रहे हों तो अलग बात है, लेकिन उनका पॉजिटिव आया ही नहीं, तो नेगेटिव आने पर भी अपनी दवाई को इसका कारण बताना सही नहीं है। जो उनकी दवाई नहीं ले रहे हैं वो भी क्वारंटीन में 14 दिन रहने के बाद नेगेटिव आ रहे हैं। तो अब आप ये सोचिए कि इस केस में इस ट्रायल का रिजल्ट हम कैसे सही मान लें कि जिन्होंने दवाई ली थी वो भी नेगेटिव आए, जिन्होंने नहीं ली थी वो भी नेगेटिव आए। तो मतलब दवाई लेना ना लेना कोई फ़र्क नहीं करता है। अब दूसरे हॉस्पिटल की बात सुनिए, न्यूज़ लॉन्ड्री की ही जुबानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसके कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट से जब हमने इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने भी इस पर हैरानी जताई। MLB भट्ट कहते हैं, आज अखबारों में मैंने इसी तरह की खबर पढ़ी है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस तरह का दावा करना अतिशयोक्तिपूर्ण भी होगा। हम लोग आयुर्वेदिक दवाओं को एड ऑन ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एड ऑन ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो मानक इलाज चल रहा है, जो स्टैंडर्ड इलाज चल रहा है, उसके सहयोग के लिए, उसके सपोर्ट के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल करना। डॉक्टर भट्ट आगे कहते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल हम अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो शरीर वायरस से ठीक से फाइट कर पाएगा। यही मकसद भी है आयुर्वेद का। गिलोय, आंवला, च्यवनप्राश, इन सब का प्रयोग तो आयुष मंत्रालय भी शोध के लिए कर रहा है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आयुष में कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कोरोना का ठीक हो जाए। इस बात को सबको ध्यान में रखना है। मतलब कि ये लोग भी आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उसके यूज करने को भी ये स्वीकार करते हैं। तो इस केस में जो ईर्ष्या करने वाला दावा है वो फिर से खारिज हो जाता है। और ये सब आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब पतंजलि के प्रवक्ता न्यूज़ लॉन्ड्री को रिप्लाई नहीं करते हैं। अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है, अगर आगे रिप्लाई आएगा तो न्यूज़ लॉन्ड्री अपडेट करेगा। मैं भी आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और अगला जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये कि अगर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है तो आयुष मंत्रालय या ICMR का सपोर्ट क्यों नहीं मिला। और उससे ज़रूरी बात यह कि सरकार ने स्ट्रिक्टली बैन लगाया हुआ है मेडिकल कंपनीज पे या किसी पे भी इस तरह की दवाओं का विज्ञापन करने पे बिना सरकार के अप्रूवल के। और जब आयुष मंत्रालय या ICMR बैकअप में नहीं है तो सीधी सी बात है, ये बिना अप्रूवल के किया जा रहा है। लेकिन बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे पास सारी परमिशंस हैं, तो शायद अप्रूवल भी होगा, हमें डॉक्यूमेंट्स का इंतजार करना होगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो जाना है। ज़रूरी सावधानियां हमें अब भी बरतनी है और सही रिजल्ट के लिए, सही डेटा के लिए हमें पतंजलि के डेटा रिलीज करने तक का वेट करना चाहिए। और उससे पहले आपको ये दवा या किट खरीदने की भी होड़ नहीं मचानी चाहिए। ये दवा खरीदना या ना खरीदना आप तब तय कीजिएगा जब पतंजलि अपने सारे एविडेंस, सारा डेटा रिलीज कर दे। और आयुर्वेद काम आता रहा है, आता रहेगा, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, ना आयुर्वेद पे, ना एलोपैथी पे, ना किसी इंडिविजुअल बंदे पे। और बाबा रामदेव जी से मेरा यही कहना है कि भारत सन्यासियों की पावन धरती है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदुस्तानी किसी सन्यासी से सिर्फ इसलिए नफरत करेंगे कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता कितना इज्जत करती है सन्यासियों की, कितना प्रेम रखती है उनसे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं। नमस्ते।